आखिर ये वक्फ विधेयक का क्या मामला है जिसको लेकर विरोध हो रहा है और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इसका। इसके बारे में एक सामान्य चर्चा हम लोग कर लेते हैं, एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। देखिए, राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है तो उसे आप लोग विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, वो कानून बन जाता है आपका। तो आप देखेंगे कि इस्लाम में वक्फ को बहुत पुण्य का काम माना जाता है और वक्फ यानी ईश्वर को दान कर दी गई चल या फिर अचल संपत्ति जिस पर दोबारा दावा नहीं किया जा सकता है। धर्मार्थ दान की इसी परंपरा पर केंद्र सरकार की संसद में पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल पर वक्फ बोर्ड और विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस बिल के बहाने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, जबकि सरकार की दलील है कि ये वक्फ की संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल के लिए है और ये महिलाओं और वंचित वर्ग के भले के लिए है। नए वक्फ विधेयक के भारी विरोध के बाद इसे एक संयुक्त संसदीय कमेटी को भेज दिया गया और जिसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल हैं। संयुक्त संसदीय कमेटी में अलग अलग दलों के तकरीबन 31 सांसद हैं। इनमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। इसका विरोध क्यों हो रहा है? हालांकि इस बिल का राजनीतिक विरोध लगभग सभी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन सरकार का समर्थन कर रही कुछ पार्टियों ने भी इस बिल को लेकर शंका जताई है, चिंता जताई है और उनकी नाराजगी भी एक वजह बताई जा रही है कि जिसके कारण सरकार को इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजना पड़ा। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि ये बिल संवैधानिक नहीं है और यह नहीं बल्कि सरकार को इस तरह का कोई भी बिल लाने के अधिकार भी नहीं है जो धार्मिक दान से संबंधित हो और एक कोशिश संघीय व्यवस्था पर एक प्रहार है। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में कहा कि यह संविधान के खिलाफ है और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ओवैसी भी संयुक्त संसदीय समिति में है और जो इस बिल पर अपनी राय देंगे। सरकार की क्या दलील है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने जब वक्फ संशोधन बिल पेश किया था तब इसकी खूबियां गिनाई थी। सरकार का दावा है कि इस बिल के आने से वक्फ संपत्तियों संबंधित विवादों के निपटारे में आसानी होगी। किरण रिजिजू ने संसद में कहा था कि इस बिल के आने से किसी भी धार्मिक आजादी में हस्तक्षेप नहीं होगा। यह बिल किसी का अधिकार लेने की बात नहीं करता है, बल्कि इसे उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया जा रहा है जिन्हें वक्फ संबंधी अपने मामलों में अधिकार नहीं मिल पाता है। किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्षी मुसलमानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। उन्होंने कहा कि विरोध कर रही पार्टियों के कई नेताओं ने खुद कहा कि माफियाओं ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है, लेकिन अपनी पार्टी की वजह से वे चुप हैं और हमने इस पर पूरे देश में चर्चा भी की है। क्या है नया संशोधन वक्फ बिल? तो वक्फ संशोधन पर नया बिल 1995 के वक्फ एक्ट को संशोधित करने के लिए लाया गया और इस बिल का नाम यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 यानी कि उम्मीद। आइए एक बार इसके बारे में जानते हैं। इस बिल के प्रावधान के अनुसार वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसने लगातार 5 साल की तक मुसलमान धर्म का पालन किया हो, यानी मुस्लिम हो, या फिर दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक रखता हो। वक्फ एक्ट में 2 तरह की वक्फ संपत्तियों का जिक्र है। पहला, वक्फ अल्लाह के नाम पर, यानी ऐसी मिल्कियत संपत्ति जिसे अल्लाह को समर्पित कर दिया गया हो और जिसका कोई वारिसाना हक बाकी ना बचा हो। दूसरा, वक्फ अलल औलाद, यानी ऐसी वक्फ संपत्ति जिसकी देखरेख वारिस करेंगे। इसके दूसरे प्रकार के वक्फ में नए बिल में प्रावधान किया गया है और उसमें महिलाओं की विरासत का अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए और ऐसी दान हुई संपत्ति एक बार सरकार के खाते में आ गई तो जिले का कलेक्टर उसे विधवा महिलाओं या बिन माँ बाप के बच्चों के कल्याण में इस्तेमाल कर सकेगा। और आप देखिए संपत्ति विवाद की स्थिति में क्या होगा। तो अब ऐसी संपत्ति या जमीन पर अगर पहले से ही सरकार काबिज हो या उस पर वक्फ बोर्ड ने भी वक्फ संपत्ति होने का दावा कर रखा हो तो नए बिल के अनुसार वक्फ का दावा तब तक डीएम के विवेक पर निर्भर करेगा और नए बिल के अनुसार कलेक्टर सरकार के कब्जे में मौजूद वक्फ के दावे वाली ऐसी जमीन के बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज सकते हैं। कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद अगर उस संपत्ति को सरकारी संपत्ति मान लिया गया तो राजस्व रिकॉर्ड में वह हमेशा के लिए सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज हो जाएगी। प्रस्तावित बिल में वक्फ बोर्ड के सर्वे का अधिकार खत्म कर दिया गया और बिल के प्रावधान के अनुसार अब वक्फ बोर्ड सर्वे करके यह नहीं बता सकेगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं है।
मौजूदा एक्ट में वक्फ बोर्ड के सर्वे कमिश्नर के पास वक्फ के दावे वाली संपत्तियों के सर्वे का अधिकार है, लेकिन प्रस्तावित बिल में संशोधन के बाद सर्वे कमिश्नर से यह अधिकार लेकर उस जिले के कलेक्टर को दे दिया जाएगा। और किन प्रावधानों पर हो रहा है विवाद इसमें? तो प्रस्तावित बिल के अन्य प्रावधान जिन पर आपत्तियां हैं उनमें एक वक्फ काउंसिल के स्वरूप का भी है। और ये स्वरूप क्या है? सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्यों का मुसलमान होना अनिवार्य है, लेकिन जो प्रस्तावित विधेयक है, बिल है, इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है। इसी को लेकर विरोध भी हो रहा है। इसके साथ ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों में भी 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया। और विधेयक के अन्य प्रस्ताव में सिया और सुन्नी के अला बोहरा और आगा खानी के लिए अलग से बोर्ड बनाने की बात कही गई है। और मौजूदा एक्ट के मुताबिक सिया वक्फ बोर्ड तभी बनाया जा सकता है जब वक्फ की कुल संपत्तियों में 15% संपत्ति एवं आमदनी की हिस्सेदारी सिया समुदाय के पास हो। कैसे करते हैं वक्फ? तो वक्फ की प्रक्रिया काफी सरल है। जिस व्यक्ति के पास किसी जमीन का मालिकाना हक हो वो अपनी प्रॉपर्टी दान कर सकता है, और जिसमें किसी मस्जिद, इमाम, वारगा या फिर दरगाह के नाम जमीन दी जा सकती है। ऐसे स्थलों के रखरखाव के लिए धर्मार्थ दान की जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नए बिल में बिना वक्फ डीड के वक्फ को अमल में नहीं लाया जा सकता है। पुराने वक्फ के लिए भी वक्फ डीड की जरूरत बताई गई है, जिसका पोर्टल पर अपडेट करना। और वक्फ की जमीन बेची नहीं जा सकती है, सिर्फ किराए पर या फिर लीज पर ही दी जा सकती है। हालांकि सरकार के नए बिल में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 12 साल से ज्यादा काबिज रहे तो जमीन का मालिकाना हक उसको मिल जाएगा, लेकिन इसे लेकर भी मुसलमान समाज के कई लोगों में आक्रोश भी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने बीबीसी से कहा कि एक प्रकार से वक्फ एक समुदाय की सार्वजनिक जमीन है, और जिस तरह से सरकारी जमीन पर एडवर्स पजेशन का कानून नहीं चलता, उसी तरह वक्फ संपत्ति के मामले में भी एडवर्स पजेशन का कानून नहीं चल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। हालांकि सरकार ने वक्फ को लिमिटेशन एक्ट के दायरे में रखा। पहले ये लिमिटेशन एक्ट के दायरे से बाहर था। कलेक्टर राज की वापसी का आरोप लग रहा है। बिल में कहा गया कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी, और अनिश्चितता की स्थिति में उस क्षेत्र का कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। यदि उसे सरकारी संपत्ति माना जाता है तो वह राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। और बिल के आप देखते हैं कि अमल में आ जाने से ऐसी सरकारी संपत्ति जिस पर वक्फ बोर्ड का दावा कर रहा है वो अब कलेक्टर के विवेक पर है कि वो किस तरह फैसला करता है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रस्तावित बिल में कलेक्टर को असीमित अधिकार मिल जाएंगे, और महमूद प्राचा का कहना है कि कलेक्टर खुद एक पार्टी है तो वह तटस्थ कैसे रह सकता है। किसी भी जमीन को वक्फ घोषित करने से पहले सर्वेयर, जो एक सरकारी कर्मचारी ही होता है, वह सभी संबंधित विभागों को नोटिस देता है ताकि किसी भी तरह की आपत्ति का संज्ञान ले सके, उनका निवारण हो सके। और जिन विभागों को नोटिस दिया जाता है उनमें राजस्व, ग्राम समाज, रेलवे, डिफेंस, नजूल सब आते हैं, और जिनकी आप देखिए आपत्तियां दर्ज की जाती हैं, और उनके बाद सर्वेयर की रिपोर्ट वक्फ बोर्ड और शासन को भेज दी जाती है। इस प्रक्रिया के पूरी हो जाने के बाद सरकार अपने गैजेट में एक नोटिफिकेशन जारी करती है। और जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सयादुल्लाह हुसैनी ने बीबीसी से कहा है कि संशोधन अंग्रेजों के पुराने कानूनों से प्रेरित है, जो कलेक्टर को अंतिम प्राधिकार के रूप में स्थापित करता है, और जिससे मुसलमानों के अपने धार्मिक दान का प्रबंधन करने के अधिकारों का हनन होता है। और हुसैनी ने कहा कि एक ऐसा है कि एनजीटी से पर्यावरण संबंधी अधिकार या आईटीएटी से टैक्स संबंधी अधिकार वापस ले लिया जाए। और वक्फ शरीयत का एक मौलिक पहलू है। वक्फ की अवधारणा एक दीर्घकालिक धार्मिक एवं धर्मार्थ उपयोग को मान्यता देता है, उसको हटाया जा सकता है। इस परिवर्तन से वक्फ संपत्तियों पर और अधिक विवाद उत्पन्न होने का खतरा है। एक तरफा फैसला लेने का आरोप। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील फुजैल अहमद अयूबी जो इस तरह के मामलों में पैरवी कर रहे हैं, उनका कहना है कि बिना मुस्लिम संगठनों से बात किए ही ये बिल तैयार किया गया। कलेक्टर को सर्वे कमिश्नर बनाना सही नहीं है। यह ब्रिटिश राज से प्रेरित है, क्योंकि जहां सरकार के कब्जे में जमीन है वहां कलेक्टर एक पार्टी खुद बन जाता है, तो वह कैसे इंसाफ करेगा, और उसके हाथ तो खुद ही बंधे हुए हैं।
और आप देखिए जमीयत उलेमा हिंद के सदर अरशद मदनी का कहना है कि नया संशोधन पारित हो जाने पर एक कलेक्टर राज अस्तित्व में आएगा। यह फैसला कलेक्टर करेगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ है और कौन सी वक्फ नहीं है, और जिससे वक्फ को नुकसान ज्यादा होगा। बिल में प्रावधान किया गया कि बिना वक्फ डीड के वक्फ की संपत्ति को नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई संपत्ति वक्फ डीड के बिना वक्फ की गई तो उसका मसौदा पेचीदा बन सकता है। सिया धर्मगुरु कल्वे जवाब ने बीबीसी से कहा कि प्रस्तावित विधेयक से वक्फ को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। हमें बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार इस बिल का विरोध करें, क्योंकि ये मुसलमानों की दान की हुई जमीन का मसला है और जिसमें सरकार की मंशा साफ नहीं है। और कल्वे जवाब ने कहा कि 60% वक्फ की जमीन पर सरकार का कब्जा है। सदियों पुरानी नवाब की लिखी वक्फ डीड कैसे ढूंढी जाएगी? इस बिल को पूरी योजना के साथ लाया गया है और ताकि वक्फ की जमीन को बड़े लोगों को बेचा जा सके या उनको कब्जा दिया जा सके। औकाफ वक्फ को खत्म करने की मंशा से उसे इस बिल के जरिए उलझाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील फुजैल अहमद अयूबी कहते हैं कि इस प्रावधान को खत्म करने से वक्फ की प्रॉपर्टी पर भूमाफिया अपना दावा कर सकते हैं और जिससे और विवाद बढ़ जाएगा और अभी जो मौजूदा स्थिति है उसके हिसाब से उस पर दावा किया जा सकता है। गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाना, तो आप देखते हैं कि प्रस्तावित बिल में प्रावधान किया गया है कि गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड का सदस्य बन सकता है, जिसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति भी दर्ज की है। सिया धर्मगुरु कल्वे जवाब के मुताबिक ये इस तरह हो गया कि पंडित से निकाह पढ़वाया जाए वो मौलवी से फेरी कराया जाए, क्योंकि वक्फ इस्लामिक कानून के मुताबिक होता है, तो इसमें गैर मुस्लिम का क्या काम है? ऐसा है तो क्या किसी मंदिर के बोर्ड में मुस्लिम को शामिल किया जा सकता है? और जब जवाब ने कहा कि कई मंदिरों में सोने के भंडार हैं, अगर यह सोना रिजर्व बैंक में चला जाए तो डॉलर कीमत रुपये के बराबर हो जाएगी। क्या सरकार इस तरह का काम करेगी? और वहीं फुजैल अहमद अयूबी कहते हैं कि अगर गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया जाएगा तो फिर जैन, सिख, ईसाई, हिंदू सभी धर्मों के इस तरह के बोर्ड में कानून बनाने की राह खुल जाएगी और जिसमें आप देखिए उस धर्म के ना मानने वाले सदस्य हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने बीबीसी से कहा कि अभी यह मामला जेपीसी को गया है और उसकी रिपोर्ट पर रुख स्पष्ट किया जाएगा। वही फिलहाल इस बिल को लेकर एक पैनल विचार विमर्श कर रहा है। बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी का सर्वे कर रहा है। बहरहाल अभी देश भर में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनमें से सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही सिया वक्फ बोर्ड है। महिलाओं को शामिल करने वाला प्रावधान का स्वागत, तो हालांकि बिल के एक प्रावधान से मुस्लिम जगत के कई विद्वान को कोई आपत्ति नहीं है और वो प्रावधान है वक्फ बोर्ड के मुस्लिम सदस्यों में महिला सदस्यों को शामिल करना। जमाते इस्लामी हिंद के सयादुल्ला हुसैनी के मुताबिक कानून में कुछ बदलाव फायदेमंद हो सकते हैं, जैसे महिलाओं को शामिल करना, सिया या फिर अन्य कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। हम इन प्रस्तावों को एक सकारात्मक कदम के रूप में स्वीकार करते हैं, इसका स्वागत करते हैं। हालांकि हुसैनी ने कहा कि वह सरकार को याद दिलाना चाहेंगे कि कानून लोगों के कल्याण के लिए बनाए जाने चाहिए और कानूनों से प्रभावित होने वालों को सलाह की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। हुसैनी ने कहा यदि जरूरत पड़ी तो हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। लोगों की संपत्ति की रक्षा करने के बजाय यह बदलाव उनके विनाश का कारण बन सकते हैं और इसलिए इन संशोधनों को रोकना बहुत जरूरी है। वक्फ के पास संपत्ति और प्रबंधन, तो यूपीए सरकार ने 2009 में वामसी पोर्टल बनाया था जो वक्फ संपत्ति की डेटाबेस के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें अब तक आप देखिए वक्फ की कितनी 8,72,324 अचल संपत्तियों की पहचान की गई और 16,713 चल संपत्ति थी, जिसमें 97% सिर्फ 15 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में करीब आप देखिए 2,32,457 संपत्तियां, उड़ीसा में आप देखिए 10,314 संपत्तियां वक्फ की हैं। इस पोर्टल के मुताबिक आप देखेंगे वक्फ वाली कुल संपत्तियों में सिर्फ 39% संपत्तियां बिना विवाद वाली हैं और 50% के बारे में स्पष्टता नहीं है। 7% अतिक्रमण वाली हैं और तकरीबन 2% संपत्तियां विवाद वाली हैं। और हाल ही में दिल्ली में तकरीबन 123 वक्फ प्रॉपर्टी को केंद्र सरकार ने अपने अधीन ले लिया और जिसको लेकर विवाद भी जारी है। इनमें एक मस्जिद भी है जिसका मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। बिल के समर्थक क्या कह रहे हैं? एक बात मैंने आप लोगों से हमेशा कही है, कोई भी कानून आता है तो उसके दो पहलू होते हैं। कुछ लोग उसे पॉजिटिव वे में देखते हैं, कुछ लोग उसे नेगेटिव वे में देखते हैं। अब जो लोग इसके समर्थक हैं इस बिल के, वो क्या कहते हैं? बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीन का अभी तक दुरुपयोग होता आया और ज्यादातर जमीनें बेच दी गई और जो बची हैं उनका पता नहीं।
वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से 3500 कितना 3500 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब सरकार इसको सही करना चाहती है तब कांग्रेस के लोग इसका विरोध वोट बैंक के अपने ठेकेदारों को बचाने के लिए कर रहे हैं। इस बिल के समर्थक ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर एक बिल संसद में लाई और इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति के मामले में होने वाली मनमानी को रोकेगी। इससे भू माफियाओं की मिलीभगत से होने वाली वक्फ की संपत्ति को बेचने या लीज पर देने के कारोबार पर लगाम लगेगी। रजवी ने कहा कि भारत के तमाम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, अधिकारी, सदस्य भू माफिया के साथ मिलकर वक्फ की संपत्ति का मनमाने तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड सही मायने में अपना काम करते तब पूरे देश के मुसलमानों में विकास साफ तौर पर दिखाई देगा और देता। बुजुर्गों ने अपनी संपत्ति यहाँ इसलिए वक्फ कर दी थी कि इसकी आमदनी से मुसलमानों के गरीब और कमजोर बच्चों और बच्चियों की तालीम का अच्छा इंतजाम किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के बिल पर, विधेयक पर? जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, अपना पॉइंट व्यू भी रखा करिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।